नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मायावती के भाई के खिलाफ इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। मायावती के भाई आनंद की जायदाद कुर्क की गई है। 2007 से 2012 के दरमियान दौलत में कई गुना इजाफा हुआ है। जांच के दायरे में थी 1300 करोड़ की इमलाक। 12 से ज्यादा कंपनियों के मालिक भी हैं आनंद कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मायावती के भाई के खिलाफ इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई हुई है। मायावती के भाई आनंद की जायदादें कुर्क की गई हैं। 2007 से 2012 के दरमियान दौलत में इजाफा हुआ है। जांच के दायरे में 1300 करोड़ की इमलाक थी। आपको बता दें 12 से ज्यादा कंपनियों के मालिक भी हैं आनंद कुमार। आपको बता दें मायावती के भाई आनंद के खिलाफ जो है इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है। आनंद की जायदादें कुर्क की गई है। 2007 से 2012 के दरमियान आनंद की दौलत में कई गुना इजाफा हुआ है। जांच के दायरे में 1300 करोड़ की इमलाक थी आनंद की। 12 से ज्यादा कंपनियों के मालिक भी हैं आनंद कुमार। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे इस पूरे मामले को लेकर तफसील चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी कार्रवाई है इनकम टैक्स की, जो कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भाई आनंद कुमार की तकरीबन 400 करोड़ की अनुमानित कीमत वाली बेनामी प्लॉट को अटैच कर लिया है। अटैच करने का मतलब ये है, साफ शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने 10 रुपए का कोई करप्शन किया है और 10 रुपए से आपने कुछ अन्य 5 सामान खरीदे हैं, तो उन तमाम सामानों को जब्त कर लिया जाएगा। तो ऐसे ही एक संपत्ति का मामला था जो दिल्ली से सटे नोएडा का मामला है। नोएडा में तकरीबन 28,300 स्क्वायर फीट की एक बेनामी संपत्ति प्लॉट था। उस प्लॉट की जो आज की अनुमानित कीमत है तकरीबन 400 करोड़ रुपया है। तो उसको बाकायदा इनकम टैक्स से कार्रवाई करते हुए उसे जब्त कर लिया है और इस मामले में अब आगे की कार्रवाई होगी। आगे की कार्रवाई अब कोर्ट के द्वारा होगा। अब ये मामला वहां के ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएगा और ट्रिब्यूनल कोर्ट में इस मामले की आगे की सुनवाई होगी कि ये जो इनकम टैक्स की जो जब्ती है वो सही है या गलत है। इस मामले में आनंद कुमार आगे चैलेंज कर सकते हैं। अगर बात करें पूरे इस मामले की, अगर बात करें तो किस तरह से बकायदा आनंद कुमार पहले से इनकम टैक्स के रडार पर आया है, किस तरह से बकायदा इस मामले में कार्रवाई पहले भी हुई है। तो ये पहले भी इनकम टैक्स इस मामले में कार्रवाई कर रही थी और इनकम टैक्स ने पाया था कि साल 2007 से 2012 के बीच में उनकी संपत्तियों में काफी उनकी बढ़ोतरी देखी गई थी और कुछ ऐसे चीजों में भी देखा गया था कि 18,000 से ज्यादा प्रतिशत मुनाफा बकायदा कमाया गया था। तो इन तमाम मामलों पर ऐसे आरोप लगे थे कि जिस वक्त में मायावती मुख्यमंत्री थी उस वक्त में यह अवैध तरीके से पैसे को कमाया गया और बेनामी संपत्तियों में लगाया गया। तो इनकम टैक्स इस मामले की जांच कर रही थी और ये भी पाया था कि भाई 1300 करोड़ से की ज्यादा की संपत्ति वो जो है वो अवैध तरीके से कमाए गए हैं, तो जिसको इनकम टैक्स जांच रहा था। तो इसी मामले में कार्रवाई करते हुए उस वक्त में पता भी इस बात की जानकारी मिली थी कि 440 करोड़ से ज्यादा के कैश और 870 करोड़ रुपए की जमीन का जो चल अचल संपत्ति है वो भी इनकम टैक्स के रडार पर आया। तो इन तमाम मामलों की पड़ताल करने के बाद इनकम टैक्स ने यह अटैचमेंट की है और निश्चित तौर पर आगे आने वाले वक्त में दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं, दूसरी जांच एजेंसियों की अगर बात करें तो इस मामले में ईडी भी एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, जैसा कि हमारे ईडी के सोर्स बता रहे हैं। जी शंकर, बात करें तो मायावती का इस पूरे मामले को लेकर कोई रद्द-ए-अमल देखने को मिला है? देखिए, आज तो अभी थोड़ी देर पहले ये खबर ही आई है कि अब इनकम टैक्स ने इस मामले पे अटैचमेंट की है। अटैचमेंट करके यानी कि उसको जब्त कर लिया है उस प्रॉपर्टी को, जिसका जो सरकारी मूल्य 400 करोड़ है। अगर आज के उसके बाजार मूल्य की अगर बात करें तो इससे कहीं ज्यादा गुना उसका मूल्य हो सकता है। अब बात करें मायावती के बयान के बाद, तो अभी तक इस मामले में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती का भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई भी जवाब नहीं आया है। और निश्चित तौर पर इस मामले की कार्रवाई पर उनका स्टेटमेंट थोड़ी देर में आ सकता है, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर कोई भी स्टेटमेंट उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है। और देखना लाजमी होगा कि अब इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में किस तरह की चर्चाएं होंगी, किस तरह से बयानबाजी होगी और इस मामले पर आगे किस तरह से बकायदा इसमें राजनीतिक रंग जो है वो ले सकता है। लेकिन अभी तक फिलहाल बहन मायावती की तरफ से कोई भी औपचारिक तौर पर बयान नहीं आया है। जी बिल्कुल शंकर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाजरीन, आपको बता दें कि हवाला रैकेट मामले को लेकर के
इकबाल कासकर के बेटे रिजवान कासकर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मंगल को क्राइम ब्रांच ने दाऊद इब्राहिम के करीबी अहमद रजाक को गिरफ्तार किया था। रजाक से पूछताछ के जरिए इकबाल कासकर के बेटे रिजवान का नाम हवाला के हवाले सामने आया था। रिजवान मुंबई एयरपोर्ट से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर क्राइम ब्रांच ने उसकी कोशिश को नाकाम करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, आपको बता दें, हवाला रैकेट मामले में इकबाल कासकर के बेटे रिजवान कासकर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मंगल को क्राइम ब्रांच ने दाऊद इब्राहिम के करीबी अहमद रजाक को गिरफ्तार किया था। रजाक से पूछताछ के बाद इकबाल कासकर के बेटे रिजवान का हवाला के सामने नाम आया था। रिजवान मुंबई एयरपोर्ट से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर क्राइम ब्रांच ने उसकी कोशिश को नाकाम करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से रिजवान कासकर को पकड़ा गया, क्या कुछ उसमें जो है क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की, किनके जरिए जो है रिजवान का नाम सामने आया? अमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हवाला रैकेट को लेकर के इकबाल कासकर के बेटे रिजवान कासकर का नाम सामने आया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो एयरपोर्ट से भागने की कोशिश कर रहे थे और तभी क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए रिजवान कासकर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, मंगल को क्राइम ब्रांच ने दाऊद इब्राहिम के करीबी अहमद रजाक को गिरफ्तार किया था। अमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई की क्राइम ब्रांच ने जिसके जरिए रिजवान का नाम जो है सामने आया और उनको एयरपोर्ट से भागने में उनकी कोशिश जो है नाकाम कर ली गई और गिरफ्तार कर लिया गया? देखिए, बुधवार की रात को जो है रिजवान को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। रिजवान जो है दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर का बेटा है और मुंबई एयरपोर्ट से उस वक्त उसको गिरफ्तार किया जब वो देश छोड़ने की फिराक में था और फिरौती मांगने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया। मैं आपको बताऊं कि मंगलवार की रात को दुबई से मुंबई आए आज जो छोटा चक्री का खास आदमी है अहमद रजा, उसको जो गिरफ्तार किया गया था और रिजवान के अहमद रजा से भी लिंक होने की जानकारी जो सामने आई और पुलिस सूत्रों की माने तो रजा जो है वही मचमच और शकील का बेहद नजदीकी है और वो मुंबई, थाने और गुजरात के सूरत में हवाला कारोबार के लिए हैंडलर का उपयोग करता था। और जो जानकारी हमारे पास सामने आ रही कि 12 जून 2019 को एक पीड़िता है, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से फोन आया जिसमें सामने वाले ने खुद को मचमच बताते हुए छोटा शकील की ओर से फोन करने की बात कही और उसने ये भी कहा कि अशफाक को जो पैसे देने हैं उसे अहमद को दे दिया जाए। इसके बाद पीड़िता ने मुंबई क्राइम ब्रांच की शिकायत की। इसके बाद भी लगातार पीड़िता को फिरौती देने के लिए धमकाने के आरोप में जो है फोन आते रहते थे और इस मामले में जो है पहले अहमद को गिरफ्तार किया गया और अहमद को गिरफ्तार करने के बाद उसका लिंक जो है रिजवान से सामने आया कि रिजवान ने भी एक्सटॉर्शन जो है मनी जो है वो मांगा था और हवाला के कारोबार में भी लिंक है। मैं आपको बताऊं कि रिजवान के पिता इकबाल कासकर जो है खुद थाने जेल में बंद है, जो दाऊद का छोटा भाई है और उसे एक्सटॉर्शन मामले में जो है 2 साल से थाने जेल में बंद है। यानी कहीं न कहीं डी कंपनी पे लगातार जो है मुंबई पुलिस का शिकंजा कसता चला जा रहा है। पहले इकबाल कासकर, उसके बाद जो है हमने देखा कि अहमद को जो है 2 दिन पहले जो है एयरपोर्ट से उठाया गया, जो छोटा चक्री का खास आदमी है जो एक्सटॉर्शन हवाला कारोबार को देखता था और अब 2 दिन बाद ही मतलब 21-22 घंटे बाद ही पूछताछ के बाद जो है पुलिस ने जो है रिजवान पर हाथ डाला है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए बहुत बड़ी कामयाबी है। अब 4:30 बजे जो है मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और भी कई खुलासे इस मामले में आगे हो सकते हैं। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। नाजरीन, इस वक्त बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। सड़क हादसे में 10 अफराद हलाक हुए हैं। मेलकीन में झारखंड के 8 मजदूर भी शामिल है। कलाकूर यच्ची के करीब ट्रक और बस में टक्कर हुई है। ट्रक में 14 मजदूर सवार थे। मजदूर
अथिरामारूरपुरम जा रहे थे। इस वक्त की काफी अहम खबर तमिलनाडु से आ रही है। सड़क हादसे में 10 अपराध हलाक हुए हैं। मैलुकीन में झारखंड के 8 मजदूर भी शामिल हैं। कलाकोरेची के करीब ट्रक और बस में ये टक्कर हुई है। ट्रक में 14 मजदूर सवार थे। मजदूर अथिरामारोर से कांचीपुरम जा रहे थे। कर्नाटक असेंबली में एतमाद की तहरीक पर इस वक्त बहस जारी है। इस दौरान असेंबली में खूब हंगामा भी हुआ। कुमारस्वामी ने असेंबली में कहा कि ओपोजिशन को हुकूमत बनाने की काफी जल्दी है। वहीं दूसरी तरफ येदियुरप्पा का कहना है कि कुमारस्वामी एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। और अब बात अयोध्या तनाज़े की। अयोध्या तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सालसी कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सालसी का अमल जारी रखने का फैसला सुनाया है। अदालत ने अगली समाअत के लिए 2 अगस्त मुकर्रर की है। 2 अगस्त को अदालत ये फैसला करेगी कि अयोध्या तनाज़ा सालसी के जरिए ही सुलझाया जाए या मामले की रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो। 3 रुकनी सालसी कमेटी ने आज पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की। 5 रुकनी बेंच ने रिपोर्ट का मुताला किया। हिंदू फरीक गोपाल विशारद ने गुज़िश्ता दिनों अर्जी दाखिल करके कहा था कि सालसी के जरिए मसले के हल के आसार बहुत ही कम है, इसलिए अदालत मामले की समाअत करके मसला हल करे। जिसके बाद अदालत ने सालसी कमेटी से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की थी। है इस पे ये मतलब जिस तरीके से डे टू डे हियरिंग के लिए 2 अगस्त के लिए डेट लगाया इन्होंने, और फिर से 31 जुलाई को एक रिपोर्ट सबमिट होगा। उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इस मामले को और आगे बढ़ाना है कि या मीडिएशन के लिए और टाइम देना है। डे टू हियरिंग का ज़्यादा चांसेस है क्योंकि कई सारे लोग अब उससे मीडिएशन फेल हो चुका है। मीडिएशन में ज़्यादा उसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको डे टू डे हियरिंग के लिए कंटिन्यू कई सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं। इसके लिए ज़्यादा टाइम पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि हमें पास का डेट दिया गया है, इसलिए हम नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। पास का डेट है इसलिए ज्यादा नेगेटिव होने का कोई जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द हियरिंग होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन कमेटी को कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त तक सबमिट करें और इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त से करी जाएगी। मीडिएशन तो खत्म हो गया ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मीडिएशन कमेटी अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई तक सबमिट करे, इसका मतलब है मीडिएशन कमेटी के सामने जो भी तथ्य हैं, जो भी बातें हैं, वो 31 जुलाई तक कोर्ट के सामने रख दे और कोर्ट इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त से करेगा। नो, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी आर्गुमेंट हैपनिंग बिकॉज टुडे इट वाज फिक्स्ड फॉर ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड। मैं मानता हूं कि हिंदू महासभा के लिए और जितने हिंदू पक्षकार हैं और राम जन्मभूमि मामले से जुड़े हुए जितने पक्षकार हैं उनके लिए अच्छे संकेत हैं, क्योंकि इस मामले की हमने डे टू डे सुनवाई की मांग की थी और हमने कहा था कि मीडिएशन से इस मामले का हल नहीं निकल सकता है, और यही बात आज उभर के सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने रखी है। और 2 अगस्त को 2 बजे लगा दिया है कि इसको उस रिपोर्ट के बेसिस पे तय करेंगे कि आगे हियरिंग कब होगी। 2 अगस्त को 2 बजे। नो, दैट दे विल डिसाइड ओनली आफ्टर सीइंग द report which will be submitted by the mediation panel by 31st. Bench will decide, whichever be the bench, they will decide ki what will be the modus operandi of the hearing. Earlier also in Ismail Faruqi they have fixed the time. Was there any argument today or? No argument. Just bench assembled, dictated the order and they wrote. देखिए, देश के हर व्यक्ति समझदार लोग ये चाहते हैं कि राम मंदिर का इशू सेटल हो, उसका कोई रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, शोषण कर रही है, और वो नहीं चाहते हैं कि इस मसले का हल हो, क्योंकि जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा या राम मंदिर का मसला हल हो जाएगा तो उनका जो इलेक्शन का इशू है भारतीय जनता पार्टी का या संघ परिवार का, वो ख़त्म हो जाएगा।
चंद्रयान 2 को अब 22 जुलाई को चांद पर भेजा जाएगा। पीर के रोज 2:43 पर चंद्रयान 2 को दागा जाएगा। इस बात का ऐलान मुल्क के खलाई तहकीकाती इदारे इसरो ने एक ट्वीट के जरिए किया है। पहले ये सैटेलाइट 15 जुलाई को लॉन्च किया जाना था, मगर तकनीकी खराबी की वजह से उसे मौखर कर दिया गया था। गुज़िश्ता दिनों मगरिबी दिल्ली के रुकन पार्लिमान प्रवेश वर्मा ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से मस्जिदों के बनाए जाने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि इससे एक बहुत बड़ा तराजा खड़ा हो गया था। 54 मस्जिदों की फहरिस्त भी दिल्ली के एलजी को सौंप दी गई थी, लेकिन अब दीगर मजहबी इमारतों पर भी सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मस्जिद के लिए जमीन अलॉट किए जाने की दरख्वास्तें क्यों सर्द बस्तों में पड़ी रहती है। दिल्ली अक़लियती कमीशन के जरिए मजहबी इमारतों की सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से बनाए जाने को लेकर बनाई गई जांच कमेटी के सामने ये लोग आए हैं, अपने कागजात लेकर आए हैं। बीजेपी रुकने पार्लिमान परवेश वर्मा की फहरिस्त में शामिल सुल्तानपुरी की फारूकी मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के सदर जान मोहम्मद भी अपने कागजात लेकर पहुंचे हैं। जान मोहम्मद के मुताबिक 1982 से फारूकी मस्जिद है। 2008 का बिजली बिल भी इनके पास मौजूद है। उन्होंने जमीन अलॉटमेंट के लिए दरखास्त दी है, लेकिन मामला यूं ही सर्द बस्तों में पड़ा है। हालांकि 1987, 2004 और 2013 में अलॉटमेंट की दरखास्त दी गई है, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं आया है और इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही हैं। हमारी मस्जिद का मामला है जी, और मस्जिद हमारी 1982 से है और कॉलोनी नेहरूपुरी से गई थी हमारी, और 1982 से नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमने अप्लाई कागज़ भी दे रखे और वहाँ से हमारे पास कुछ कागज़ भी आ गए। 1987 में भी दिए थे और फिर 2013 में भी दिए हैं और अभी एमसीडी में रोहनी तुम्हारी अलर्ट हो जाएगी, चलो कागज़ चल रहे हैं तुम्हारे, वहाँ फलां जगह होगी फलां जगह होगी, ऐसे करते हैं। जांच कमेटी का कहना है कि वो 54 मस्जिदों के साथ दीगर मजहबी इमारतों की जांच कर रही है और इन लोगों से बात कर रही है जिनके इलाके की मस्जिद का नाम परवेश वर्मा की फहरिस्त में शामिल है। जल्द ही इस मामले में फाइनल रिपोर्ट दी जाएगी। इब्तदाई जांच में दीगर गैर कानूनी मजहबी इमारतों के नाम भी सामने आए हैं। फिलहाल कमेटी को 10 दिनों का मजीद वक्त दिया गया है। देखिए, जो पहले तो हम पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट और जो वेस्ट दिल्ली का है उसको देख रहे थे, पर जब से इन्होंने, क्योंकि वो बहुत बड़ा इलाका है, वो बड़े मसले थे, तो अब जब से जो है इन्होंने परवेश वर्मा जी ने लिस्ट जारी कर दी है, 54 उनके अंदर लिस्ट में नाम है, तो हम स्पेसिफ़िकली उनमें से काफ़ी जगह हम जा चुके हैं। अब उन जगह जाकर जो डेटा है, जो पेपर्स हैं ऑफिशियल उनके पास, जो मस्जिद, कब्रिस्तान और मज़ार के लोग हैं, वो हम जमा कर रहे हैं और उनको जो है यहाँ पे जमा करा रहे हैं कमीशन में, और उसके साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि उनको वेरीफाई कर रहे हैं कि चीज़ों को कि वो कितने दुरुस्त हैं वो कागज़, और उसके बेसिस पे हम जल्दी रिपोर्ट देंगे। कमेटी ने हमसे 10 दिन और मांगे हैं, तो हमने उनको 10 दिन और भी दे दिया है, और अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो और भी देंगे, ताकि ये काम ठीक से हो। और ये काम इस वक्त जिस रुख पे चल रहा है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। सिर्फ यही नहीं है कि एक सियासी आदमी ने कुछ दावा किया था उसी की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरे दिल्ली में जो गैर कानूनी सरकारी ज़मीनों पर जो गैर कानूनी मजहबी तामीरात हुई हैं उन सब की बात हो रही है। और ये देखने में आ रहा है कि मस्जिदें तो बहुत ही शादो नादिरी बनी हैं, कुछ दूसरे लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पर कब्जे किए हुए, तो ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। बीजेपी रुकने पार्लिमान परवेश वर्मा ने मस्जिदों पर जो सवालात उठाए थे, अब वही सवाल दीगर मजहबी इमारतों पर भी उठाया जा रहा है। ऐसे में मंदिर मस्जिद की सियासी रोटियां सेकने के लिए कुछ लोग पेश नजर आ सकते हैं। दिल्ली से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। बिहार में सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बिहार के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब की वजह से 93 लोगों की मौत हो गई है। रियासती हुकूमत ने 67 हलाकतों की तस्दीक की है।
मोतिहारी सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जहां पर 26 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्णिया में 15, सीतामढ़ी में 13, अररिया में 10 और शिवहर में 9 लोगों की सैलाब की वजह से मौत हो गई है। 5 अलग अलग मकामात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सैलाब की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारी नुमाइंदा नीलू ने दिल्ली में हुए बारिश की वजह से ट्रैफिक कितना मुतासिर हुआ है, इसका जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। दिल्ली में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस वक्त भी बारिश हो रही है। हम आपको बता दें कि इस बारिश ने जहां पर लोगों को राहत दी है, वहीं पर जाम से लोग परेशान भी दिखाई दिए। अगर मैं यहां की बात करूं तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी यहां पर जाम देखने को मिल रही है। तमाम गाड़ियां इसी तरह से जाम में फंसी हुई है। इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली के जिसमें जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि प्रशासन का दावा था कि बरसात आने से पहले सारे काम जो हैं उसे मुकम्मल कर लिया गया है, किसी तरह की कोई परेशानी लोगों को नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन शुरुआती बारिश ने ही दिल्ली प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। जगह जगह लंबे जाम और पानी के जमाव ने लोगों को परेशान कर रखा है। कैमरामैन मुनमुन के साथ मैं नीलू सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। 40 बरसों से कोलकाता में रहने वाले एक खानदान के 2 अफराद को इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में नाम के इंदराज होने पर चैलेंज करते हुए कहा है कि वो कमीशन के दफ्तर आकर दस्तावेजात पेश करें। रिटायर्ड टीचर मुस्तबसिरा खातून को अपनी शहरियत साबित करने की इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी है। शहर के 7 नंबर मेहर अली रोड में वाक़ा एक 4 मंजिला कदीम इमारत में गुज़श्ता 40 सालों से मुकीम बंगाली मुस्लिम दानिश्वर अब्दुल रऊफ की अहलिया मुस्तबसिरा खातून और उनके बेटे असद रऊफ को कमीशन ने नोटिस जारी किया है कि वो वोटर लिस्ट की तस्दीक के दौरान अपने एड्रेस के मुस्तकिल बाशिंदे नहीं पाए गए हैं। इसलिए इन्हें इलेक्शन कमीशन के मकामी दफ्तर में आकर अपनी शहरियत के मुतालिक दस्तावेज पेश करना होगा। जबकि इलेक्शन कमीशन ने मुस्तबसिरा खातून के शौहर और खानदान के सरबराह अब्दुल रऊफ के नाम समन जारी नहीं किया है। अचानक इतनी साल के बाद सीनियर सिटीजन होने के बाद भी इस तरह से नोटिस दिया गया तो ये एक इंसल्टिंग, शर्म की बात है। इंसल्टिंग फील कर रही हूँ मैं। और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, क्या रीज़न है। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल तो उठ रहे हैं जिसे हमको फेस करने हो रहा है और हमको आंसर करने होगा। जी इस क्वेश्चन के पास तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है। आई एम बीइंग द सिटीजन व्हेन आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, तो इस तरह से आंसर करना भी तो मेरे लिए बहुत सारी मुश्किल की बात हो रही है। मुस्तबसिरा खातून हाल ही में सरकारी स्कूल में हेड टीचर के ओहदे से रिटायर हुई हैं और इनके बेटे असद रऊफ नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर बहाल हुए हैं। मुस्तबसिरा खातून के वालिद जिला जज रह चुके हैं। नोटिस मिलने के बाद मुस्तबसिरा खातून जनूबी कोलकाता के गोपाल नगर में वाक़ई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में गई और इलेक्शन कमीशन के अमले के सामने एहतजाज किया था। इनके मुताबिक कोलकाता में 40 सालों तक रहने के बाद अब इन्हें अपनी शहरियत साबित करने को कहा जा रहा है। इनके शौहर अब्दुल रऊफ ने बंगाल में बंद दरवाजे से एनआरसी शुरू करने का मरकज पर इल्जाम लगाया है। अमित शाह बोले ही दिए हम भगा देंगे सबको, ये जो दीदी का जो वोट बैंक है ये हम भगा देंगे सब एक, तो भगावे এই জন্য কত নানা রাস্তা বার করছে। कोलकाता के इस खानदान को शहरियत साबित करने के लिए जरूर कहा गया है, ताहम 40 बरसों से मुकीम इस खानदान के लिए ये शायद कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कोलकाता से शबाना एजाज की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत काफ़ी मरीजों को फ़ायदा हो रहा है। आपको बता दें गवर्नमेंट हॉस्पिटल जम्मू में भी कई मरीज डायलिसिस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें डायलिसिस के लिए एक मरीज को काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। पेश है कोमल सिंह की रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की स्कीम प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम से मुल्क भर में कई मरीज इस्तेफादा कर रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू में भी हर रोज कई मरीजों का डायलिसिस किया जा रहा है। मरीजों के मुताबिक इस अस्पताल में बेहतर इलाज हो रहा है। मेरा कहीं पे मेरा यहाँ जम्मू में महारिषि में, सुपर स्पेशलिटी में, श्रीनगर में, सिक्किम में, मैदानदा में, जलंधर में मुझे स्वेलिंग उतरी नहीं कहीं, ना मेरी किडनी का दर्द कहीं हुआ। मैं ज़ोर ज़ोर से चलाती थी।
यहाँ इन्होंने मुझे ऐसा ट्रीटमेंट दिया, मैं सुबह तैयार होती हूँ 1 घंटा पहले ही मेरा डायलिसिस हो। डायलिसिस से डरते हैं पेशेंट, मुझे यहाँ इतना रिलीफ मिला। मैं अपने हस्बैंड को बोलती चलो चलो, 1 घंटे से पहले ही बोलती हूँ। काफ़ी अस्पतालों में गई और एक ही मोहम्मदन हूँ मैंने पहले भी यहाँ एक टीम आई थी, मैंने उनको भी बोला था मैं एक ही मोहम्मदन हूँ यहाँ पे, मगर मेरी सबसे केयर करते हैं। ये टेस्ट कराया तो ये तकरीबन लास्ट स्टेज ही समझ लो किडनी की जो निकली। अब मैं सारी जगह इलाज कराया, दिल्ली भी गया, जलंधर गया, चंडीगढ़ गया, कहीं मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर बाद में मैंने नारायण हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया और नया खोला था, मैं गया वहाँ पर ऑपरेशन कराया, डायलिसिस भी कराए। 2 साल उधर मैं डायलिसिस कराता रहा। उसके बाद मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इधर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी दे रखी है। इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ अस्पतालों में डायलिसिस मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। गरीब अफराद के लिए ये अमल मुफ्त में किया जा रहा है। वहीं दीगर अफराद के लिए रियायती शरहों पर यह सहूलत फराहम की जा रही है। बीपीएल के लिए फ्री और बाकी लोगों के लिए 950 रुपये पर सेशन लेते हैं। और उसके साथ साथ जो आयुष्मान भारत में जो जन आरोग्य योजना है उसमें हम सारे पेशेंट जो है फ्री कर रहे हैं। तो 2247 लोग जो है अब तक हमने डायलिसिस किया। बीपीएल पेशेंट जो है 569 पेशेंट को दिया। और ऐसे ही आयुष्मान भारत में जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें हमने 131 सेशन किए। और जो दूर दराज के लोग थे, जब गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव जो बहुत अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो रंग ला रहा है कि जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों पे जो इस्टेब्लिश हुआ, जैसे कठुआ में इस्टेब्लिश हो गया, रजौरी में इस्टेब्लिश हो गया, पुंछ में इस्टेब्लिश हो गया, डोडा में हो गया, उधमपुर में हो गया, तो वो पेशेंट जो है अब वो वहाँ का रुख कर रहे हैं। मरकजी स्कीम के तहत जम्मू के अलावा मुख्तलिफ अजला में भी डायलिसिस मराकज़ कायम किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों को सहूलत हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से कोमल सिंह की रिपोर्ट। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।